हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का जर्नल पेपर का प्रैक्टिस सेट 4। इसमें हमारा करंट अफेयर्स, जर्नल साइंस और जी जो भी जीए होगी या जीके से रिलेटेड और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 50। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? तो ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार था ये मिला किस दिन था? 25 जनवरी 2021 को बांटे गए थे। ये तो वर्ष तो हमें दे ही रखा है लेकिन डे भी पता होना चाहिए, 25 जनवरी को। और इस दिन किस दिन के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, नेशनल वोटर्स डे। इस दिन जो है भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार जो थी उनकी घोषणा की थी। अब इसमें जो टोटल पद्म पुरस्कार मिले थे वो कितने मिले थे? 119। अब इसमें पूछा क्या है कि एकमात्र विदेशी कौन से थे? तो एकमात्र जो विदेशी थे वो कौन थे? शिंजो अबे, जो जापान के जापान के क्या थे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो जापान के अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? योशिहिदे सुगा। और इससे जो पहले वाले थे वो थे शिंजो अबे, जिन्हें ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या है? तो ये बताना है CRI की जो रैंक आई है, जो उसका 16th वाला संस्करण था उसके अकॉर्डिंग जो है भारत की रैंक कौन सी है। ज़्यादातर ये जो भी रैंक्स आती हैं उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक कौन सी है, तो ये हमें पता होनी चाहिए जो भी मेन है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है? 7th पर। और इसमें ये जारी किसने किया गया है? हर एक इंडेक्स को कोई एक फिक्स होता है कि जो जारी करेगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन जारी करता है। तो इसे कौन करता है? जर्मन वॉच। जो जर्मन वॉच है वो इसे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड है, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम है वो कौन से ईयर में आया था? 1992। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 73rd था और 1992 में आया था। इसके 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर तो होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, या फिर ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद बोल सकते हैं, या ब्लॉक समिति बोल सकते हैं। जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद। अब ये है कि इसमें, और जो ये सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में अपनाई गई थी। अब ये पूछा है कि इसको हाल ही में किसने मंजूरी दी है अपनाने को? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या जम्मू और कश्मीर। तो ये जो अनुमति दी है अभी हाल ही में वो जम्मू कश्मीर को दी है कि जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज अधिनियम है वो अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है 46 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G7 जो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? एक तो जून में किया जाएगा, जून 2021 में। तो ये तो पहले, मतलब जून 2021 में किया गया होगा कि ये पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है पहले जो पेपर होने वाला था वो अप्रैल के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग था। तो ये क्वेश्चन अब ये हो जाएगा कि कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था लंदन में। और इसमें जो मेन थे क्या कहते हैं प्रेस अतिथि, और इसमें जो है ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोदी मीन्स जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था और हुआ था लंदन में। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हमें बुक याद होनी चाहिए कि ये बुक किसने लिखी है? ओल्डे टुस्के ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। तो इस श्वेत पत्र का शीर्षक क्या है? तो ये जो नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए कब जारी किया था? 14 दिसंबर 2020 को। और ये जो है श्वेत पत्र जो जारी किया गया है, ये इसका जो शीर्षक है मीन्स टाइटल है वो क्या है? विज़न 235, विज़न 2035, ये इसका टाइटल रखा गया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये भी हमें याद रखना है, डॉक्टर राजीव कुमार।
और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। तो इस सूची में शामिल की गई भारतीय कौन सी हैं? तो फोर्ब्स पत्रिका में जो है मैगजीन में, फोर्ब्स की मैगजीन जो है उसकी 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली पावरफुल वुमेन्स की सूची जारी की है। तो इसमें इंडिया की कौन कौन सी है ये हमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। निर्मला सीतारमण भी है, रोशनी नादार मल्होत्रा भी है, किरण मजूमदार भी है और रेणुका जगतियानी भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही चारों ही हैं। और इसमें जो है निर्मला सीतारमण जो है वो कौन से नंबर पर थी? ये थी 41 नंबर पर। और ये जो है मजूमदार ये थी हमारी इस नंबर पर 68 पर। और जो मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा हैं वो हैं 55 पर। और जो लास्ट है रेणुका ये है 98 पर। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण थी, उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा 55 पर, किरण मजूमदार 68 पर और रेणुका जो थी 98 पर। नेक्स्ट है, आरबीआई के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। जो आरबीआई की जो 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक है वो संपन्न हुई है। तो इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, ये भी ठीक है। और जो रेपो रेट है वो 4.5%, ये गलत है। जो रेपो रेट है वो कितना रखा गया है? 4%। और नगद आरक्षित अनुपात मीन्स कैश रिजर्व रेशो ये कितना है? 3%, ये भी ठीक है। और बैंक रेट 4.25%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो रेपो रेट है वो 4% रखी गई है, ना कि 4.5%। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो बैठक की है ये किसने की है? एम वेंकैया नायडू। और ये कौन है? हम भारत के उपराष्ट्रपति मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिज़ाइन किस देश ने किया है? तो जो ये बताना है कि जो भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है वो डिज़ाइन किसने की है? जर्मन ने, रूस ने, फ्रांस ने या फिर इजराइल ने? तो ये जो डिज़ाइन की है ये किसने की है? फ्रांस ने। फ्रांस की जो नौसेना है और उसकी जो कंपनी है DCNS, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और ये जो किसके अंतर्गत आती है? ये जो इसका डिज़ाइन है ये किसके अंतर्गत आएगा? मेक इन इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो जो परिनिर्वाण का मतलब क्या है कि जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी हमें ये बताना है। तो हुई थी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा परिनिर्वाण का महात्मा बुद्ध का कुशीनगर। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो जो 12वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी तो दिल्ली पर सबसे पहले किसका शासन था? वो था तोमर वंश का। तोमर वंश का। ये जो है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? अनंग पाल। अनंग पाल जो थे दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और वो 1333 ईस्वी में आया था। और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में इसका निवासी था। इसका जो मूल नाम था, वैसे तो इसको इब्न बतूता बोलते हैं लेकिन जो इसका मूल नाम था वो था शेख फतेह अबूदुल्ला या फिर अबूदुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। इस नाम से, दोनों ही नाम से इसको बुलाया जाता है। और मोहम्मद तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इसको चीन में भी भेजा था, वहाँ पर क्या कहते हैं यात्रा करने के लिए। तो मेन है कि किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बीजक पुस्तक किसने लिखी गई है ये बताना है हमें। वो लिखी है कबीर दास ने। और सूरदास ने कौन सी लिखी है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और विद्यापति ने पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, ये सब। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है
अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न, क्योंकि ये सबसे पुरानी जो वास्तुकला है उसमें से एक है और इसका जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1311 ईस्वी में। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो किसके नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था? तो वो था अवध। जो अवध का जो शासक था, मीन्स उसका नवाब था, उसने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को दे दिया था। बक्सर का युद्ध अब ये हुआ कहाँ था? 22 अक्टूबर को हुआ था 1764 में। और किस किस के बीच में? बक्सर में ही हुआ था, क्योंकि उसी के नेम पे इसका नाम पड़ता है। तो 22 अक्टूबर 1764 में किस किस के बीच में? मुगल शासक और हेक्टर मुनरो, मीन्स जो अंग्रेजी सेना थी, उन दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है भारतीय जो शक्तियां थी वो पराजित हुई थी और मीर कासिम जो था वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर सबसे अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग की स्थापना जो है वो ब्रिटिश शासन काल में किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। और ये जो इसमें मेन जो बल दिया गया था वो दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन पर, प्राथमिक शिक्षा। वैसे तो और इन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा में है वो स्थानीय भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, तो इसी वजह से उन्होंने उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? मतलब ये बताना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। फिर दूसरा हमारा हुआ था 7 सितंबर 1931 में। फिर तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 में। मीन्स तो तीनों अलग अलग साल में हुए, 1930, 1931, 1932। पहला 12 नवंबर को, दूसरा 7 सितंबर को और तीसरा 17 नवंबर को। अब हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो थे BR अम्बेडकर। और ये भी पूछ लेते हैं महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने लिया था 2nd में। नेक्स्ट है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह में बताना है क्या होता है। बच्चे को औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या बच्चे का विवाह किया जाता है। तो जो उपनयन संस्कार होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। इसमें ये क्या है कि पहले जो था ये बहुत ज़्यादा होता था उपनयन समारोह। इसमें क्या करते थे कि इसे बच्चों के शुद्धिकरण संस्कार के रूप में भी जानते थे। जब इसमें ये होता था कि जब कोई शिष्य गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना जाएगा तो उसके पहले जो संस्कार होता था उसे कहते थे उपनयन संस्कार। और उसके बाद से बालकों को जो है क्या कहा जाता था? द्विज। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत ने जो है पूरे अर्थ के धरातल का बताना है कितने प्रतिशत घेरा हुआ है। तो वो है 2.4%। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है भारत पूरे विश्व का? 17.7। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो 17.75%। और सिंपल ये पूछा है कि धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो 2.4%। नेक्स्ट है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है वो है अरावली। और ये अरावली की पहाड़ियाँ जो है कौन से राज्य में है? ये है राजस्थान में। और ये सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर।
नेक्स्ट है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो भारत का रूर जो है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी बेसिन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कोयला, मीन्स कोल सबसे ज़्यादा मिलता है, इसी वजह से वहाँ इंडिया का उसे रूर कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, नागपुर की पहाड़ियों में, नागपुर में है मीन्स ये। और नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर ये झारखंड में प्रवाहित होने के बाद सबसे लास्ट में जाती है ये पश्चिम बंगाल में। और फिर ये पूछ सकते हैं कि दामोदर कौन सी नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में। ये मेन याद रखना है कि ये हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 24, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल। तो मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है, हमें ये बताना है। उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, या ह्यूमस, या फेरस ऑक्साइड, या फॉस्फेट की बहुतायत। तो जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, फेरस ऑक्साइड की वजह से। और लाल मिट्टी जो मेनली है वो पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें कि सिलिका और आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो उससे उसका लाल रंग आ जाता है, इसीलिए इसमें है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। और जब इस लाल मिट्टी को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाएगा तो वो किसके जैसी लगेगी देखने में, येलो मिट्टी की जैसी। और इस मिट्टी में कपास मतलब कॉटन हो गई, दाल पल्सेस, गेहूँ और जो मोटे जितने भी अनाज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, तो उन्हें पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसी खेती बतानी है जो किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता है, तो वो होती है जीविका कृषि। इससे ही पता चल गया, जीविका मीन्स आमदनी, तो वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है, तो वो कौन सी कृषि होगी, जीविका कृषि। नेक्स्ट है भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो सबसे लंबा जो समुद्री पुल है वो कहाँ पर है, मुंबई में। कितने किलोमीटर लंबा है, 5.6 किलोमीटर लंबा है। और ये किसने बनाया था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके द्वारा ये पुल बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर वो तो जब उस टाइम पे जो अध्यक्ष बनाए गए थे एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब इसमें पूछा गया है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारा आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वैसे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाना था कि स्थायी और अस्थायी कि, तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है। अगर यहाँ पर लिखा गया है पहले तो हमें यही लगा देना है सच्चिदानंद सिन्हा, बट अगर हमसे पूछा जाएगा पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। तो सामान्य सिविल कोड का प्रावधान कहाँ पर है, गोवा में। इसमें यह है कि सामान्य नागरिक संहिता है, जिसका मतलब होता है सेकुलर जो लॉ होता है, सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से जो कानून है वो सबके लिए बराबर होगा, उसी को बोलते हैं सामान्य सिविल कोड। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए तो है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। अब इसमें क्या है मेन, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम से कम मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए। और ऐसी कोई भी अर्हताएँ जो भी संसद द्वारा मांगी जाएंगी वो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल या फिर हिंदी में बोल सकते हैं महान्यायवादी। ये जो होता है विधि अधिकारी होता है, ये कानून के उन विषयों पर सुझाव देता है और उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो इन्हें काम देंगे ये उन्हें कामों को करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स AGI शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। और AGI की जो नियुक्ति है इन सब के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल 76। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। प्रथम राज्य तो हमें पता ही है राजस्थान, वो भी उसका नागौर जिला, सब में राजस्थान दिया हुआ है। और कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये दोनों पहले ऐसे राज्य थे जिनमें पंचायती राज स्थापित हुई थी। और राजस्थान का जो नागौर जिला था उसमें कब उद्घाटन किया गया था पंचायती राज का, 2 अक्टूबर 1959 को। तो वो गांधी जयंती वाले दिन किया गया था। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो किसके बारे में, कौन से आर्टिकल के
ये लिखा गया है 324 में, और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान जो क्रेडिट कार्ड होता है KCC किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? नाबार्ड, व्यापारिक बैंक मीन्स जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? कि जब किसानों को फसलों की ज़रूरत के लिए कम लागत पर, मतलब कम लागत पर जो अमाउंट दी जाती है उसके लिए होता है ये किसान क्रेडिट कार्ड। है कि कम इंटरेस्ट पर लोन जो देगा वो उसके थ्रू मिल जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और ये योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? 1998 में। और उस टाइम पे किसने की थी? ये वित्त मंत्री जो थे यशवंत सिन्हा, इन्होंने की थी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत। नेक्स्ट है सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहाँ से मिलता है? उत्पाद शुल्क से। जो गुड्स का शुल्क होता है, उत्पाद शुल्क, उससे सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट। ये पूछ लेते हैं ना कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट, तो जो उत्पाद शुल्क है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना जो है 9 मई 2015 को शुरू नहीं की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कई योजना शुरू की गई, तो उनमें से कौन सी नहीं की गई ये बतानी है। अटल पेंशन योजना भी शुरू की गई, जीवन सुरक्षा योजना भी और जीवन ज्योति भी। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कब शुरू की गई थी? 25 जून को, ना कि, तो ये शुरू की गई थी 25 जून को, 9 मई को की जगह 25 जून को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? तो जो वित्तीय वर्ष था 2015-16 उसे किस वर्ष के रूप में कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है किसान वर्ष। ये याद रखना है कि 2015-16 को ये जो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव थे तो उन्होंने 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती है? P, सतही, S या कोई भी नहीं। तो जो भूकंप होता है अर्थक्वेक, उसकी जो सबसे ज़्यादा तरंगें विनाशक होती है वो होती है सतही तरंगों की। और जो P तरंगें हैं ये है प्राइमरी वेव्स। P से हो जाएगा प्राइमरी वेव्स हैं। और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में चलती हैं, लेकिन ठोस में इनका वेग सबसे ज़्यादा होता है। S जो है वो सेकेंडरी वेव्स हो जाएंगी, ये केवल ठोस में ही चलती हैं। और जो सतही तरंगें हैं वो धरातल की जो चट्टानें होती हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, ये केवल क्षैतिज तल में मीन्स हॉरिजॉन्टल ही चलती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से? पौधे और प्राणी, जीवीय और अजीवीय, पौधे और प्रकाश या घास पात या और सूक्ष्म जीव। तो जो इकोसिस्टम के मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीवीय और अजीवीय, बायोटिक और अबायोटिक, ये दोनों। क्योंकि इसी में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो लिविंग थिंग्स होंगी वो बायोटिक में आ जाएंगी और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो अबायोटिक में आ जाएंगी। नेक्स्ट है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना। ये सब किस कारण से होता है? तो वनों की कमी होना, नगरीकरण का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबादी बढ़ना। नेक्स्ट है भारत में कौन सा ऐसा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ पर छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो बताना है कि भारत का ऐसा पहला और एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ पर मतलब छत पर जो है बरसात का पानी उसका इकट्ठा करने के लिए जो ढांचा है वो सभी घरों के लिए ज़रूरी है? तो वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ही ऐसा एकमात्र और पहला राज्य है जो रेन हार्वेस्टिंग के लिए है। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल किसकी इकाई होती है? तो ये कल की साइंस की क्लास में भी मैंने बताया था। पास्कल इकाई होती है दाब की, मीन्स प्रेशर। प्रेशर की जो है वो क्या हो जाएगी? इकाई पास्कल। और इसका नाम जो है किसके नाम पर लिखा गया है? ब्लेज पास्कल के नाम पर ही इन्होंने ही दाब का पास्कल का नियम दिया था, तो इसी वजह से इसकी यूनिट को पास्कल कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होता है उसको नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको इस्तेमाल किया जाता है ओम मीटर को, क्योंकि जो इसकी इकाई होती है वो भी ओम होती है और इसको नापा भी ओम मीटर से जाता है। वोल्ट मीटर से नापा जाता है विभवांतर, एमीटर से आई मीन्स धारा, और गैल्वेनोमीटर से ये देखते हैं कि उसमें धारा फ्लो हो रही है या नहीं, मीन्स है उसमें धारा या नहीं है। हमारा शरीर डैश पीएच सीमा के भीतर के अंदर काम करता है, तो हमारी बॉडी की पीएच बतानी है कितनी होगी? तो हमारी बॉडी की जो पीएच है वो कितनी होती है?
7 से लेके 7.8 तक। जो पीएच है वो सबसे पहले पीएच स्केल सबसे पहले किसने दिया था? 1909 में दिया था सोरेनसन ने। तो मानव शरीर का होगा 7 से 7.8 तक। जब पीएच का मान 7 से कम होता है, तो 7 से जब कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? एसिडिक। और बेसिक कब होगा? जब 7 से ज़्यादा होगा। तो बेसिक होगा तो वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और एसिडिक होगा कि ठीक है बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और एसिडिक होगा तो 7 से कम, और न्यूट्रल होगा तो मीन्स वो 7 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का क्या नाम है? तो जो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट। इसका जो सबसे और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? Al2O3.2H2O। अब नेक्स्ट है ये जो गैलेना है ये किसका होता है? लेड का, या पीबी इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से। और कैल्साइट होता है कॉपर का, और कैलामाइन होता है जिंक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो विश्व का जो सबसे छोटा अंडा देता है वो कौन देता है? ह्यूमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी भी है और सबसे छोटा अंडा भी इसी का होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? चिली के वनों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया किसकी वजह से होता है? किसकी कमी से? आयरन। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, मीन्स लोहे की, आयरन की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे में हो जाता है एनीमिया। नेक्स्ट है कि यदि पहेली को, ये एनालॉजी से रिलेटेड है, पहेली का दिया गया है समाधान, तो निबंध किससे रिलेटेड होगा? तो पहेली मीन्स पजल का क्या करते हैं हम? सॉल्व करते हैं। और निबंध को क्या करते हैं हम? लिखते हैं, राइट। तो आंसर हो जाएगा डी, निबंध को लिखेंगे और पहेली का समाधान करेंगे। अब है क्वेश्चन 48। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को लिखा गया है TBNFTJ, तो ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। रमेश को इस टाइप से लिखा गया और मिताली को लिखा गया है NJVBNJ। तो बताना है रणवीर को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो पहले हमें देखना होगा कि रमेश का कोड क्या है। तो हमारा रमेश का क्या हो जाएगा? RAMESH इतना लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है TBNFT और J। तो अब हमें देखना होगा कि ये किस सीक्वेंस में हमें लिखे गए हैं। R में अगर हम +2 करेंगे तो R के बाद S छोड़ दिया, +2 कर दिया तो T आ जाएगा। A में +1 करेंगे तो B आ जाएगा। M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा। फिर E में +1 करेंगे तो F, S में +1 करेंगे तो T, और H में +2 करेंगे तो J। अब इस वाले को हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि साइड में तो +2 किया गया है और बीच में +1 किया गया है, बट हमें मिताली से और कंफर्म करना पड़ेगा कि ये हमारा ठीक है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो MITALI मिताली को लिखा गया है NJVBN और J। अब M से जाएंगे तो +1, I से जाएंगे तो +1, T से V तक जाएंगे तो +2 हो जाएगा हमारा। फिर A से B जाएंगे तो +1, L से 2 जाएंगे तो हमारा तब आएगा N, और I से +1 जाएंगे तो J। अब अगर ऊपर वाला ही हमारा ट्रिक लगती तो नीचे साइड में +2 होना चाहिए था और बीच में +1 होना चाहिए था, पर इस टाइप से तो यहाँ पर कोई ट्रिक आ नहीं रही है। तो उसके बाद क्या देखनी होगी हमें? इनकी प्लेस वैल्यू लर्न करने की ट्रिक आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने होंगे तो इनकी हमें प्लेस वैल्यू जो है बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में हम सबकी प्लेस वैल्यू पहले लिख के देखेंगे कि किसकी क्या होगी। तो हमें ये ज़रूर से अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या होगी। अब R की क्या होती है? 18, A की होगी 1, M की होगी यहाँ पर 13, E की 5 और S की 19 और H की 8। अब हम देखें तो साइड में तो ये दोनों हैं इवन नंबर और बीच में सारे हैं ऑड। तो ये हो सकता है कि इवन में तो +2 किया गया है और ऑड में +1 किया गया है। अब इसी टाइप से मिताली की लिख कर देख लेते हैं। M की 13, I की हो जाएगी कितनी? 9, T की हो जाएगी 20, A की 1, L की 12 और यहाँ पर लास्ट में I की 9। तो यहाँ पर भी देखें अगर हम, तो यहाँ 13 ऑड था तो +1 किया है और 9 ऑड था तो +1 किया है, 20 इवन था तो +2 किया है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? जहाँ पर इवन होगा तो वहाँ +2 करेंगे और जहाँ ऑड होगा वहाँ क्या करना है? +1।
और अगर ऐसे भी समझना है तो हम इससे भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आर को टी लिखा गया है तो पता चल जाएगा कि आर को इसका मतलब टी ही लिखा जाएगा। तो क्योंकि कैसे मैच करते हैं ये कि आर को टी ही लिखा जाएगा, जैसे जो लेटर हमारे फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, ए आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो यहाँ भी ए को बी लिखा गया है, यहाँ भी ए को बी लिखा गया है, यहाँ एम को एन नहीं लिखा गया है, यहाँ एम को एन ही लिखा गया है। तो इससे भी हम इसको मैच करके देख सकते हैं, जब आर है तो आर को टी ही लिखा जाएगा, तो ए कट जाएगा हमारा, बी कट जाएगा, तो सी या डी में से होगा। अब लास्ट वाला भी आर ही है तो लास्ट में भी टी ही होना चाहिए, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। वरना इसको लिख के भी देख सकते हैं कि आर को हमारा 18 है तो +2 करेंगे तो टी, वरना इतना करने की इसमें नीड ही नहीं है, डायरेक्ट आर को टी लिखेंगे, आर को टी लिखेंगे। ए को लिखा गया है बी तो इससे भी पता चल जाएगा यहाँ बी है। अब नेक्स्ट है 49, यदि कल के दिन के बाद गुरुवार है। अब हमारा क्या है, पहले कल के दिन के बाद का जो दिन है वो गुरुवार है, तो टुडे हो गया, फिर ये कल का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया, कल के दिन के बाद क्या है हमारा गुरुवार मीन्स थर्सडे, तो उससे पहले क्या हो जाएगा वेडनेसडे, फिर हो जाएगा ट्यूसडे। अब इसमें पूछा है कल से 2 दिन पहले, तो पहले हमें कल पता चल गया कि क्या था, कल मंडे था। अब उससे भी हमें 2 दिन पहले जाना है, तो मंडे से हम 2 दिन पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा संडे और फिर सैटरडे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैटरडे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसे हमें बताना है कि कौन सा कथन का अनुसरण करता है या नहीं है। इसमें कथन हमें गिवन है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलम्ब से पुस्तकें वापस करने पर, जैसे हम लाइब्रेरी में से अगर बुक इशू कराते हैं तो अगर हम एक टाइम पीरियड होता है कि 1 वीक के लिए दिया गया है या 15 डेज़ के लिए, जो जितना भी उसका टाइम पीरियड होगा, अगर हम उससे लेट देंगे तो उस पर चार्जेस लगते हैं। तो इसमें यह है कि निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड होगा, तो जितने भी दिन लेट देंगे हर एक दिन के लिए 10 रुपये लगेंगे। तो इसमें निष्कर्ष दिया गया है कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, तो ये इसमें तो कहीं नहीं कहा गया कि महंगी के लिए अधिक होगा, सबके लिए 10 रुपये ही होंगे, फिर सस्ती के लिए कम होगा, तो ये भी गलत है। उसमें सिंपल ये बोला गया है कि हर एक पुस्तक के लिए प्रतिदिन के 10 रुपये होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसमें हमें अपने आप से कुछ भी एज्यूम नहीं करना, जो हमारा स्टेटमेंट लिखा होगा उसी को हमें देखना है। तो आज के हमने ये 50 क्वेश्चंस जर्नल पेपर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल की क्लास में एसएसटी का सेट करेंगे, जिसमें हम उसके 50 क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर नेक्स्ट में 50 क्वेश्चंस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।